हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं विशास हेयर और आज हमें ज्वाइन किया पॉडकास्ट में रिबाहा इमरान है फ्रॉम पाकिस्तान यूट्यूब एंड जुनेद फ्रॉम इंडिया. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस. Thank you, everyone. Thank you, अच्छा Mary. गाइस, स्टार्ट करते ही मुद्दे पे आते हैं. बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताती चलूँ, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा इवेंट जो है दिल्ली में कंडक्ट किया जा रहा है और इट इज कंसीडरिंग एज वर्ल्ड्स बिगेस्ट इवेंट. तो पहले हम लोग बांग्लादेश को कंसीडर करते थे टेक्सटाइल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप नंबर पे, बट कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया इस चीज को क्रॉस कर जाएगा. एक तरफ ये, दूसरी जानिब 8.4% जीडीपी को क्रॉस कर गया है इंडिया ऑफिशियली. तीसरी बात हम लोग ये करेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से ऑन अनदर हैंड साइड फिर से मुद्दा उठाया गया यूएन के अंदर कश्मीर का, जिसकी तरफ जिसमें ऑपोजिशन की तरफ से मुंह तोड़ के जवाब आया कि आप लोगों के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है, जिस तरह से देखा जाता है, जिस तरह माइनॉरिटीज को राइट्स दिए जाते हैं, काइंडली पहले उस पर फोकस करें इससे पहले कि आप लोग अपना दोबारा मुंह उठा के पाकिस्तान वाले दोबारा यूएन में आ जाए. खैर, ह्यूमन राइट यूएनएचआरसी में इस चीज को डिस्कस किया गया है. इसके हवाले से आप दोनों क्या राय रखते हैं? क्योंकि अभी तक हम लोग यहीं अटके हुए हैं और वहां पे हर दूसरे दिन इनॉग्रेशंस हो रही है बड़े बड़े इवेंट्स की. कभी कश्मीर के अंदर 200+ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो कभी गुजरात के अंदर 25+ इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं. नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ग्लोबली रिकॉग्निशन बना रहे हैं, जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही हैं, इट्स ऑल माइंड ब्लोइंग. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रिबाहा. रिबाहा, स्टार्ट करते हैं. क्या राय रखते हो आप नहीं इस नहीं, बारे में? मैं ठीक हूँ. स्टार्ट आपको जुनेजो से करना चाहिए. बहुत चलो दिनों बाद जुनेद से स्टार्ट कर. ओके, नो बात प्रॉब्लम. सुनना जुनेद चाहते हैं. मेरे प्रोग्राम में भी जुनेजो की कोई बात नहीं हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा. मैंने कहा पहले आज जुनेजो से शुरू करें. अच्छा, जुनेजो. बेसिकली भारत मंडपम करके है दिल्ली में, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपो हो रहा है. और मेरे जानने वाले एक दो लोग हैं जो एक्सपो का पार्ट भी है, तो वो उन्होंने काफी सारी चीजें मुझे बताई. एक तो ये संडे को ही इनोग्रेट किया था पीएम मोदी ने, और उस टाइम में टॉप बॉसेस जो थे, सीईओ लोग, उनको से ही सिर्फ परमिट था ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, और फिर ये चल रहा है. आज के टाइम में दुनिया का जो सबसे बड़ा टेक्सटाइल का मार्केट जो है वो चाइना के पास ही है. और हमारा जो भारत के साथ जो ट्रेड डेफिसिट था, जो खसारा जो बोलते हो आप उर्दू में, हमेशा आपने न्यूज में सुना होगा खसारा खसारा, ठीक है ना. खसारा और मैसियत वर्ड तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने बचपन से. जुनेजो गया. खसारा बताते बताते जुनेजो गया. जुनेद, टॉपिक पे आओ, हमें रोस्ट मत करो. सही बात है. खसारा खसारा खसारा. हम खसारे में है, ये बात तो हमें पता थी, लेकिन इतनी अच्छा रिबाहा, आप इंस्टेंट. कंटिन्यू कर लो. जब तक इसका नेट ठीक नहीं होता आप कंटिन्यू कर लो. अच्छा. जी. महविश, बात यह है कि हम कश्मीर हो, इकोनॉमी हो, टेक्सटाइल मीटिंग हो, G20 की मीटिंग हो, और या गगनयान मिशन की मिशन हो, कुछ भी हो, हम हमेशा जो है इंडिया को हमेशा से क्रिटिसाइज करते आए हैं किसी न किसी मौके पर. और अपनी गलतियां कोताहियां हम लोगों को समझ नहीं आती, हम लोग उस पर काबू नहीं पाना चाहते. और मेरे ख्याल से जुनेजो इज कमिंग बैक, तो हमें जुनेजो का सुनना चाहिए. जुनेजो बहुत इंफॉर्मेटिव बातें करता है, लेकिन जुनेजो की शक्ल हमें दिखाई नहीं दे रही. जुनेजो. अच्छा, जुनेजो खसारे पे थे, बताना जरा. खसारा 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 अब है खसारे में, लेकिन समझ कुछ नहीं आता खसारा कैसा है. जिंदगियों का खसारा है, ये मुल्क की माशियत का खसारा है. खसारा तो खसारा ही है. ये अभी भी लगता पहुंचा हुआ है. लो, जुनेजो फिर गया. बाहर वहां कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो आ जाएगा. अच्छा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बात ये है कि महविश, हम इकोनॉमी की जब भी बात करते हैं, अभी आपने देखा हमने इस पर प्रोग्राम्स भी बहुत किए, ठीक है, कि मरियम नवाज जो है जिस तरह इंडियन कल्चर को फॉलो कर रही हैं, आते साथ ही वो इंडिया इंडिया कर रही हैं, ठीक है. और मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह जितनी वो इंडिया इंडिया कर रही हैं, इंडिया की पॉलिसी से सीखना चाह रही है, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इन्होंने सीट से हाथ धो बैठना है. और ये और गवर्नमेंट पाकिस्तान में आपको नहीं लगता जिस तरह ना वो पैर छू रही है, जिस तरह की वो जेस्चर्स दे रही हैं, आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर इंडियन कल्चर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया में और भी बहुत सारी वो डिफरेंट नहीं हो कंट्रीज सकता. में. वो अगर होगा, लोग इस तरह भी चीजें करेंगे तो जो है ना, लोग उठाए जाएंगे. जर्नलिस्ट तो उठाए जाते ही हैं, और आम आवाम भी उठाई जाती है ना. सिंध की बात कर लें,
बलूचिस्तान की बात कर लें, वहां से भी तो लोग उठाए जाते हैं। तो फिर ये चीज लाहौर में होनी शुरू हो जाएगी, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। तो बहरहाल अब हम क्या कर सकते हैं। और भाई रही बात, देखिए इंडिया की इकोनॉमी की, तो इंडिया की इकोनॉमी हम हमेशा से बूस्ट होते देख रहे हैं। कोविड पेंडेमिक के बाद से भविष्य आपने देखा वहां पे कितनी वर्स्ट सिचुएशन थी, जिस तरह वहां पर एक ऑक्सीजन की कमी हो गई, लोग जो है दिन दिहाड़े सड़कों पे जो है अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे थे, और बड़ा टफ टाइम जो है वो इंडिया ने देखा। लेकिन उसके बावजूद टफ टाइम देखने के बाद उससे लर्निंग करते हुए बहुत जल्दी उस पर काबू पाया गया, वैक्सीनेशन के अमल को आम किया गया। इवन मैं सच बताऊं, मैं कल एक ऐप थी, एक नई आई, गूगल की तरह ही थी, उस पे मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के हवाले से सर्च किया। ये सर्च किया कि प्राइम मिनिस्टर को मैं क्यों लाइक करती हूँ। मैंने कहा देखिए आखिर गूगल के अलावा गूगल क्या कहता है, मतलब गूगल की तरह वो ऐप थी। तो उस पे उन्होंने की पॉइंट्स बनाकर, मैंने जब पढ़ना शुरू किया, उसमें मेक इन इंडिया था, उसके बाद मेक इन इंडिया के नीचे उन्होंने पॉलिसीज के हवाले से लिखा, मेक इन इंडिया की वैक्सीनेशन की पॉलिसीज के हवाले से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लिखा। उसके अलावा डिफेंस सेक्टर के बारे में उन्होंने लिखा, टेक्नोलॉजीज देखी, रेलवे के सिस्टम के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में वो लिखा हुआ था। बड़ी ज्यादा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो है वो बेनिफिट्स लिखे गए थे। और मैंने मतलब देखा, मैंने कहा ये सारी चीजें तो मुझे पता है। और खवातीन के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया, चंद्रयान-3 जो मिशन जिस तरह लॉन्च किया गया, और पूरे भारत में बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया गया। बल्कि भारत के अलावा वेस्ट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इसरो की टीम, इसरो इंडिया की खवातीन जो है उस बहुत एम्पावर किया। ठीक है, आपको पता है कि चंद्रयान-3 जब लॉन्च हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट थी खवातीन। ठीक है, जिस वजह से वो सक्सेसफुली लैंडिंग भी उसकी सक्सेसफुली हो गई थी। तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी भी तारीफें करूँ उतनी कम है। तो जब इतनी अच्छी पॉलिसीज बनाई जाएंगी तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट उसकी इकोनॉमी को होगा ना। ठीक है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, ग्रोथ में चीजें जाएंगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी। ठीक है, इससे पहले हम कितनी आर्टिकल्स पे प्रोग्राम्स कर चुके हैं। कभी कोई आर्टिकल आ जाता है, कभी कोई आर्टिकल आ जाता है, जिसपे हम ये प्रोडिक्शन, वो यही प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं कि आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी जो है वो थर्ड रैंक पर आती हुई नजर आ रही है। जापान को बीट कर देंगे, जर्मनी को बीट कर देंगे, यूके को तो वैसे ही उन्होंने बीट करके 5वीं रैंक हासिल की हुई है। और आने वाले टाइम में ये दिन दूर नहीं है कि जापान को भी वो नीचे लगा लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमें लर्न करने की जरूरत है, जैसे हमारी सीएम साहिबा ने कहा। ठीक है, तो लर्न करेंगे। और मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ, हमें बहुत सारी चीजें अनलर्न करने की जरूरत है आज की डेट में। लर्न तो हम बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत सी नो ऐसी डाउट। चीजें लर्न करने की जरूरत है। जुनेजो जो बताओ जुनेद आप टेक्सटाइल के बारे जुनेद आप टेक्सटाइल के बारे में बता रहे थे, खसारे पे आपने एंड किया था, कंटिन्यू। तो आज के टाइम में चीन का जो एक्सपोर्ट है, या समझे कि पूरी दुनिया का जो मार्केट कैप है, वो 42% का टेक्सटाइल मार्केट चाइना कंट्रोल कर रहा होता है, और ईयू का 21% है, यूरोपियन यूनियन, उसके बाद भारत का समवेयर अराउंड 10% बैठता है। और जब हमारा जब चीन के साथ जो खसारा था, ट्रेड डेफिसिट था, उसमें जो मेजर कंपोनेंट था वो टेक्सटाइल का था और इलेक्ट्रॉनिक्स का था। टेक्सटाइल का हमने कम किया क्योंकि एक खास किस्म का वहां से क्या बोलते हैं, कपड़ा आता था चीन से, यान आता था फाइबर का, जिसे कि जूते और टी शर्ट्स में इस्तेमाल होता था, जो चाइना से आता था। अभी हमने बैन किया, लेकिन हम उसको साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज से अभी मंगा रहे होते। तो ये चीजें चल रही है। उसके अलावा आज के टाइम में अगर आप देखें तो बांग्लादेश भी सिग्निफिकेंटली काफी अच्छा एक्सपोर्ट मार्जिन पूरी दुनिया का रखता है। आज के टाइम में बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वहां पे जो लेबर्स है उसके हड़ताल चल रहे हैं, और उसमें रिफॉर्म नहीं हो सकता। तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि जो भारत का 10% शेयर है, ये बढ़ के 15% होते हुए जाएगा, क्योंकि भारत में आज के टाइम में यूपी में 4 टेक्सटाइल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने जा रहे हैं, और भारत में भी और चीजें हो रही हैं। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीजें की जा रही हैं, जिससे कि भारत का एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में चीन का इंपोर्ट भी कम होगा।
ठीक है। और दूसरी बात कि बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 100% डिपेंडेंट अपॉन इंडियन इंडस्ट्री है। जो हमारा जो रॉ मटेरियल्स इंडिया से जाते हैं कपड़ों के, अ, वो 100% मतलब जाते हैं विदाउट एनी टैक्स ड्यूटी, सारा कुछ एग्जेम्प्टेड होता है। जबकि अगर कोई भारतीय अगर उसको लेता है सेम रॉ मटेरियल्स को, कॉटन को लेता है, तो उसको एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। तो वो एक प्रॉब्लम होता है। इसलिए कंपेटिटिवली बांग्लादेश के कंपैरिजन में हमारे को कपड़ा पड़ता नहीं है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फ्यूचर में आपको स्कोप होते हुए दिखेगा ग्लोबल लेवल पे अगर आप जाओगे तो। जुनेद, और ऑलरेडी इस इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी आपने देखा 8 हाँ, जी जी, ऑलरेडी आपने देखा कि इस 8.4 पे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया मोदी की जी का भारत इकोनॉमी। मंडपम, बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि अ, जब ये हम एस्पायर कर रहे हैं कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो अपना एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाएंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो पूरा इवेंट है ग्लोबल लेवल पे और इस स्केल पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी टाइम फ्रेम के आसपास चीन में भी एक टेक्सटाइल का एक्सपो चल रहा है, टर्की में भी एक टेक्सटाइल का एक्सपो चल रहा है। इसके अलावा दुबई में भी एक टेक्सटाइल एक्सपो होने वाला है बाय द मिड ऑफ दिस मंथ। उसके अलावा रिबाहा भारत में पाकिस्तान और इस भी वक्त होता स्टेट्स था। में टेक्सटाइल यार इसकी बात अटक जाती है, होता था। सॉरी सॉरी सॉरी, आपके यहाँ मुझे खत्म हो सियालकोट में गई। होता था, आपके यहाँ सियालकोट में होता था ना, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, एक्सपोर्ट होता था। लेकिन वो एक श्रीलंकन को जला दिया, वो सारा इंडस्ट्री तबाह हो गई। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस 77% बाई 77% हाइक होने वाली है, क्योंकि 1.8 बिलियन पीकेआर का सर्कुलर डेप्थ है आपके जो टेलीकॉम कंपनियों का, जो कि प्राइमरली चाइना की कंपनी है। और आपका और एक और प्रॉब्लम है, जो आपके यहाँ जो ये जो चाइनीज कंपनी आई ना, तो जब इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया तो इन्होंने आपकी रिक्वायरमेंट से 60% ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो प्लांट्स बनाए थे। लेकिन उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया था कि वो 60% ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो देंगे नहीं, लेकिन उसका भी कॉस्ट आपको ही बियर करना पड़ेगा। वो करते कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन वो कॉस्ट आपको बियर करना पड़ता है। जुनेद, ये तो वहाँ की इंडस्ट्रीज के हालात है ना। रिबाहा, आप मुझे बताओ, पाकिस्तान के अंदर आज से 4 5 6 साल पहले की अगर बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत नामवर इंडस्ट्री थी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। आज अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री देखो तो जुनेद को भी आइडिया होगा कहाँ स्टैंड कर रही है और कितना बड़ा फ्लॉ है ये। एक एग्रीकल्चरल कंट्री होते हुए हम लोग अपनी जो है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना बिल्कुल भी, बल्कि इतना क्या, बिल्कुल भी बूस्ट नहीं कर पा रहे। ऑन अनदर हैंड साइड इफ यू सी इंडिया, तो आप इंडिया को देखो कि अभी जैसे जुनेद ने कहा या मैंने जैसे इन्फॉर्म किया कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश को भी पीछे छूट जाएगी। बात ऐसी है महवेश, आपने देखा होगा ठीक है, कि मैंने बांग्लादेश को हमने, हाँ बोल रहे, नहीं बेटा, पहले बोलो। रिबा आप कंप्लीट करें फिर मैं बोलो उसमें तो ऐड सही करता हूँ है। दो चीजें। किसी बोलो साड़ी नहीं नहीं, शायद। आप पहले बोल, सॉरी क्या सॉरी, लड़ो नहीं आप जुनेद, बोलिए, बोलो मैं बोलो कंप्लीट जुनेद, करता बोलो, आप बोलो जुनेद। क्या- हूँ। मैं मेरा माइनर सा करेक्शन है कि बांग्लादेश का जो मार्केट है वो इतना बड़ा नहीं है एक्सपोर्ट, लेकिन एक टाइम पे चाहे जो आपकी मुल्क की जो रैंकिंग होती थी 6ठे 7वें के रैंक पे चला करती थी, आज टॉप 10 में भी नहीं है। पहली बात तो आपका मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, टेक्सटाइल से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग अब होती नहीं है आपके यहाँ। दूसरी बात, जो आपके यहाँ टेक्सटाइल के जो रॉ मटेरियल्स है वो भारत से ही एक्सपोर्ट होके जा रहे होते थे। थैंक्स टू इमरान खान वो भी बंद हो गए। और तीसरी चीज, जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, जुने जो क्या। अच्छा महवेश, बात ये है कि आपने देखा ही होगा कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन मिल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। 2019-20 इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ही, ठीक है, जो हालात हो चुके थे ना, 50% जो है जब कॉटन जो मिल है वो बंद हुई,
तो यकीन करें, आप बिलीव नहीं कर सकती 60% यंग यूथ की जो बेरोज़गारी हमारे सामने आती है, उनकी जॉब्स उनसे छीन ली जाती हैं। जब मिल्स ही नहीं चलेंगी तो कहाँ से वो जो एक कॉटन इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको सैलरी दी जाएगी या वो काम करके कैसे अपने घर का सर्कल चलाएँगे, ठीक है? इमरान खान साहब तो आज पूरे सबके दिलों में राज इसलिए कर रहे हैं, जो उन्होंने किया उन्होंने कुछ नहीं, ठीक है? बट जो उनके साथ हुआ दैट्स व्हाई उनको सपोर्ट किया जा रहा है। आजकल हर इंसान किसी भी पाकिस्तानी से जाकर पूछ लो तो वो यही रो रहा होगा कि हमें जो है वो चाहिए जी, गवर्नमेंट अनस्टेबल है, गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया, इमरान खान सच्चा है, इमरान खान सच्चा है, इमरान खान। लेकिन जो इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा था कि मैं आईएमएफ को लेटर लिखता हूँ, इनको कोई कर्ज़े ना दीजिएगा। तो ये पाकिस्तानी अवाम को नज़र नहीं आता। हर इंसान यहाँ पर अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ़ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को रखा जा रहा है। और अगर इतने इमरान खान साहब लॉयल होते ना तो वो ये कभी भी ना लिखते। वैसे कर्ज़े लेने तो जो हमारी कंडीशन है, अब हम लेंगे भी तो भी हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, और ना लेंगे तो भी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या? और ऊपर से गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी, और देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम की में क्या हालात होते हैं। और जो इन्वेस्टर जो इमरान खान साहब ने अपनी टेन्योर में आने से पहले लोगों से वादे किए थे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आई पाकिस्तान में, यानी कि लोगों ने अपने जो बिजनेस यहाँ पर या अपनी मिल्स या अपने बिजनेस को यहाँ से शुरू किया, इमरान खान साहब के टेन्योर में ही वो अपनी सारी बिजनेस वगैरह वापस उठा के लेके जा रहे थे, क्योंकि उनको उस तरह के बेनिफिट्स, उस तरह के इनिशिएटिव्स जो उनसे वादे किए गए वो उनको नहीं दिए गए। दैट्स व्हाई उन्होंने वहाँ ये इरादा किया कि वो बाहर चले जाएँ। अगर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ये सारा सिनेरियोज़ उनके साथ ना पेश आते, तो आज वो हमारे पाकिस्तानी जो हालात चल रहे हैं ना, कहाँ से कहाँ पहुँचा चुके होते। और लोग जो उनकी आज फ़ेवर में बात कर रहे हैं ना, और वो अगर अपने 5 साल भी पूरे कर देते ना, मतलब अब तक उनके 5 साल पूरे हो चुके होते महविश, तो वो यही लोग उसको गालियाँ दे रहे होते। क्यों गालियाँ दे रहे होते भई? क्योंकि उन्होंने कारकर्दगी कोई नहीं दिखाई, जो लोगों से वादे किए, जो चीज़ें थीं, वो और ज़्यादा महँगाई जो है वो बढ़ती गई, कर्ज़े इतने ज़्यादा चढ़ा चढ़ा दिए कि आम आवाम जो है, यानी कि एक बच्चा जो पाकिस्तान में अभी तक पैदा नहीं हुआ ना, वो भी कर्ज़े के नीचे दबा हुआ है, ठीक है? और हम कहाँ पर अपनी आवाम को पढ़ाई की तरफ लेके जाएँगे, हम तो यहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान के लालों से बाहर नहीं आ रहे, चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे। तो ये फ्लॉ हैं हमारी कंट्री के। हमारी कंट्री में क्या-क्या चीज़ें जो है वो फ्लॉ में आ रही हैं, इकोनॉमी वाइज़ हमारी इकोनॉमी क्यों गिरती जा रही है। पिछला पूरा साल हम सुनते यही आए हैं महविश, कि हमारा जो कंट्री है वो बैंकरप्ट, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो बैंकरप्ट हो चुकी है। हम लोग डिक्लेयर नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, और अब ये खबर इसलिए छुपी हुई है जस्ट बिकॉज़ गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी है, सबके ध्यान उधर है, इकोनॉमी की तरफ कोई फ़ोकस नहीं है। बिकॉज़ कोई स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो वो कोई अच्छी पॉलिसीज़ बनाएगी। और मरियम नवाज़ साहिबा ने आते साथ ही कहा कि भई मैं मॉडल लेकर आऊँगी इंडिया जैसा, हमें इंडिया को कॉपी करना चाहिए। भई जिसके लिए मुल्क बनाया है, तो फिर वो मुल्क ही नहीं बनाना था अगर कॉपी ही करनी थी तो। तो ये सारी बातें महविश, अब जुनैद की तरफ जाते हैं, ठीक है? जुनैद बताइएगा, आप क्या, तो इंटरनेट आजकल मुझे तो लग रहा है आज आप पाकिस्तान में मूव हो चुके हैं। नहीं, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या इंटरनेट का मसला है हमारे। खैर होता कोई नहीं नहीं, है वैसे, वैसे होता नहीं है नेक्स्ट अब। क्वेश्चन कर ले फिर। सॉरी, आई थॉट आप रिबाहा को रिप्लाई करेंगे। अच्छा जुनेद, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। अभी जैसे रिबाहा ने बात की कि हम लोग जिन सिनेरियोज में चल रहे हैं, पुरानी चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं, लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं। अगर बात की जाए इंडिया की, तो अभी पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट आई ह्यूमन राइट काउंसिल में बैठ के, यूएन में, तो उसका मुंह तोड़ के जवाब दिया गया है हिंदुस्तान के एक लेडी की जानिब से। क्या राय रखते हो आप? क्या ये स्टेटमेंट्स अब मैटर करती हैं इंडिया के लिए कि उनको जवाब देने की भी ज़हमत करनी पड़े, या दे रियली डोंट केयर और अब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता? महविश, पहले तो बीइंग अच्छा, पाकिस्तानी आई आपको एम खुद सो समझना सॉरी टू पड़ेगा। इंटरप्ट, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। एक न्यूज़ मेरे सामने आती है, और वो न्यूज़ ये है कि सऊदी अरेबिया मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स बैंड इफ्तार इनसाइड मॉस्क, ठीक है? डायरेक्टली। अब ये खबर देखें आप कि सऊदी अरब में इफ्तार जो है वो
मस्जिदों में बैन किया गया है, यानी कि अब आपको पता है 10 दिन रह मस्जिद गए में। रमजान आने, मस्जिदों में बैन किया गया है। तो सऊदी अरब क्या चाह रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। जुनेजो, आपने इसका कोई लॉजिक पढ़ा है कि आखिर इसके पीछे मैं क्या रीजन है? बताता हूँ, मैं बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने थोड़ी सी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं कि जहां मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए होनी चाहिए उसको सिर्फ नमाज के लिए रखा जाए, ना कि लोग बैठ के वहां पे इफ्तारी करें, जो अक्सर हो रहा होता है रमजान के टाइम में। इफ्तार में अगर यही पकौड़ी पाकिस्तान में वगैरह, होते, जलेबी, हलवा, अगर अगर यही सब। पाकिस्तान में होता तो भी जला दिया जाता। बिल्कुल, वो जो फतवा जारी कर तो उसके ऊपर जारी हो चुका होता। इसके वो अलावा एक बेचारे और चीज जो वो भी सऊदी अरब बेचारे ने बैन माफिया की मांग है, मांग के, भाई अगर मुझे आप माफ कर खुद, दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो भी माफिया मांग मांग के जाते। इसके अलावा एक और चीज है कि कई लोग जो रमजान में जाके पूरी तरीके से मस्जिद में जमा हो जाते हैं, इबादत करते हैं, ठीक है ना, तो उनको भी बैन किया कि भैया जाओ घर पे रहो, इबादत करना है घर पे करो जितना करना है, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज के लिए आओ, उसके अलावा बाकी फालतू की चीजें इधर ना किया करो कि बैठ के यहीं पे खा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, सारा कुछ इधर ही कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर घर इससे भी क्यों? बहुत बिल आता है ना। और दूसरी इसी में बात चल ये है रहा कि होता है। हाँ, बिजली बहुत महंगी हो गई है जुनेजो। हाँ, और चल चले ठीक है, एसी चल रहा होता है, लेकिन सऊदी अरब में किसी को ऐसी ऐसी गुर्बत है नहीं कि लोगों को सोचना पड़े कि मुझे मस्जिद में जाना है क्योंकि वहां पे फ्री में इफ्तार मिल जाएगा या मुझे एसी में रहने को मिल जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम सऊदी अरब में नहीं है। तो वो देखे, दुनिया में कोई भी कानून, तो दुनिया में कोई भी नियम या इवन कोई भी टेक्नोलॉजी वहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनता है, ठीक है ना। कल्चर और रिलीजन में बहुत डिफरेंस होता है, और ये चीज आप लोग आज तक समझ नहीं पाए। जो सऊदी अरब का जो कल्चर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू पाकिस्तान और भारत, ठीक है ना। लेकिन सऊदी अरब के कल्चर को लोग वहाँ के रिलीजन से मिक्स कर देते हैं। वो सफेद कपड़ा पहने, ऊपर से नीचे तक ढक के, टोपी पहने, जो तोप वो पहन के पहनते हैं ना, अरबी ड्रेस, तो यहाँ पे लोग बड़ा पसंद करते हैं कि यार मस्जिद में ऐसे ही जाना है, ठीक है ना। कोई हलीमा बाजी बन के घूम रहा होता है, ठीक है, वो उनके कल्चर का हिस्सा है, ना कि उनके रिलीजन का हिस्सा समझ गए हम, है। समझ और गए। हलीमा बाजी जो है गर्म कंट्री में रहती हैं, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब कपड़े पहनते हैं तो आपके यहाँ से लोग समझाते हैं कि वाई हलीमा बाजी, नो इस्लामिक ड्रेस। वो हलीमा बाजी आई इतना गॉट इरिटेट यू हो जाती जुनेद, है गॉट। कि वो हलीमा बाजी अब हमें रमजान में पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगी, हर हर गली गली में, हर मोहल्ले में। बहरहाल गाइस, जी जी गली कहा, गली में चोर है, लखन पाजी चोर है। मारो मुझे। ओके गाइस, इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग, और फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे सजेशंस दे सकते हैं आप लोग, वीडियो कैसी लगी, जुनेद का बोलना कैसा था, रिबहा का बोलना कैसा था, ये भी बता सकते हैं। फर्दर वीडियोस के लिए आप लोग सजेस्ट जरूर कर दिया करें, मैं उनको फॉलो अप करूंगी। और मुझे हमें गेस्ट को दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।